जून 2025 की भोर से पहले की शांति में ड्रेस्डा के पास के शांत मैदान अचानक धरती हिला देने वाली गर्जना से कांप उठे जब रूस ने यूक्रेन की रक्षात्मक रेखाओं पर एक जबरदस्त हमला किया। मॉस्को ने भारी ताकत के साथ इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो चल रहे युद्ध का एक महत्वपूर्ण आधार था, प्रतिरोध को कुचलने का लक्ष्य रखा। फिर भी परछाई से यूक्रेन ने तेजी से और चुपचाप जवाबी हमला किया। M109 पैलाडिन तोपखाने की सटीक मारक क्षमता और उन्नत ड्रोनों की अविचल निगरानी का इस्तेमाल किया। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, इसने युद्ध के एक नए अप्रत्याशित युग की शुरुआत की आहट दी। यहाँ जो कुछ घटित होगा वह वैश्विक संघर्ष के भविष्य को नया रूप दे सकता है। 10 जून 2022 की सुबह जब पूर्वी यूक्रेन के ड्रेस्डा शहर के पास शांत मैदानों में भोर हुई तो इंजनों की गर्जना और तोपखाने की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। रूसी सेना ने साल के अपने सबसे शक्तिशाली आक्रमणों में से एक शुरू किया, जिसका स्पष्ट लक्ष्य यूक्रेन की रक्षा पंक्ति को भेदना और सामरिक बढ़त हासिल करना था। यह कोई छोटा मोटा अभियान नहीं था, यह एक बड़ा हमला था जिसमें दर्जनों बख्तरबंद इकाइयां पूरे इलाके में घूम रही थीं। रिपोर्टों के अनुसार 50 से ज्यादा T-72 टैंकों और 100 BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों ने इस हमले का नेतृत्व किया और घंटों तक भारी तोपखाने की गोलाबारी ने जमीन को हिलाकर रख दिया और यूक्रेनी संकल्प की परीक्षा ली। इस हमले का पैमाना चौंकाने वाला था। रूसी सेनाएं उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ीं। उनकी टुकड़ियां क्षितिज पर फैलकर शक्ति प्रदर्शन कर रही थीं, जो अन्य विवादित क्षेत्रों में उनके पिछले अभियानों की याद दिलाती थीं। युद्ध विशेषज्ञों के अध्ययन संस्थान के अनुसार इस आक्रमण में एक जाना पहचाना पैटर्न अपनाया गया। रक्षा को कमजोर करने के लिए तीव्र गोलाबारी, जिसके बाद टैंकों और पैदल सेना की लहरें आगे बढ़ीं। यह रणनीति रूस के इस विश्वास पर आधारित थी कि केवल बल से ही किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। फिर भी इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे एक गहरा इरादा छिपा था, जो ड्रेस्डा के अनूठे महत्व और युद्ध के व्यापक संदर्भ से जुड़ा था। ड्रेस्डा नक्शे पर बसा एक और शहर नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण चौराहे पर स्थित है, जो दो प्रमुख राजमार्गों को जोड़ता है, जो पूर्वी यूक्रेन में सैनिकों और रसद की आवाजाही के लिए जीवन रेखा का काम करते हैं। रूस के लिए इस स्थान पर कब्जा करने से यूक्रेनी रसद बाधित होने से कहीं ज्यादा होगा। इससे रूस के कब्जे वाले इलाकों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक क्षेत्र बन जाएगा, जिससे यूक्रेन के लिए जवाबी हमले करना मुश्किल हो जाएगा। ड्रेस्डा पर नियंत्रण से प्रमुख रास्ते भी कट जाएंगे, जिससे अग्रिम मोर्चे पर तैनात यूक्रेनी सेनाएं अलग थलग और असुरक्षित हो जाएंगी। इसने इस शहर को लड़ने लायक एक इनाम बना दिया, एक ऐसा निर्णायक बिंदु जो अगर लिया जाए तो संघर्ष का संतुलन बदल सकता है। ड्रेस्डा पर हमला करने का फैसला कोई अकेला फैसला नहीं था, यह यूक्रेन की हालिया जीतों के बढ़ते दबाव की प्रतिक्रिया के रूप में लिया गया था, जिसने युद्ध पर रूस की पकड़ को चुनौती देना शुरू कर दिया था। कुछ हफ्ते पहले ही यूक्रेन ने काला सागर में एक साहसिक ड्रोन हमले से मॉस्को को चौंका दिया था। एक साधारण FPV ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेनी सेना ने बॉयको टावर पर स्थित नेवा रडार सिस्टम को नष्ट कर दिया, जो रूस की तटीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस ऑपरेशन में, जिसकी लागत 1 साल की स्ट्रीमिंग सेवा की सदस्यता के बराबर से भी कम थी, यह साबित हो गया कि यूक्रेन सीमित संसाधनों के साथ भी कड़ा प्रहार कर सकता है। इस हार ने रूस की क्षेत्र पर नजर रखने की क्षमता को कमजोर कर दिया और एक संदेश दिया कि यूक्रेन जवाबी कार्रवाई के नए तरीके खोज रहा है। इस झटके ने संभवतः रूसी कमांडरों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। ड्रेस्डा पर हमला अपनी बढ़त फिर से हासिल करने और यह दिखाने का एक मौका था कि उनकी जमीनी सेनाएं अभी भी उन जगहों पर हावी हो सकती हैं जहां संख्या और मारक क्षमता सबसे ज्यादा मायने रखती है। ड्रेस्डा जैसे रणनीतिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके मॉस्को का लक्ष्य गति फिर से हासिल करना और यह साबित करना था कि वह युद्ध की दिशा तय कर सकता है। इस आक्रमण में परंपरा का भार था और दुश्मन पर भारी पड़ने के लिए विशाल कवच और तोपखाने पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, यह स्पष्ट होता गया कि इस रणनीति को यूक्रेन की आधुनिक रणनीति से कड़ी चुनौती मिल रही है। यूक्रेन का फीनिक्स ड्रोन पहले से ही आगे बढ़ती रूसी सीमा के ऊपर काम कर रहा था। 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए इस टोही उपकरण ने अपने उच्च रिजोल्यूशन कैमरों और थर्मल सेंसरों का इस्तेमाल सुबह के कोहरे को चीरने के लिए किया। इसने संगठित रूप से आगे बढ़ रहे T-72 टैंकों और BMP के तापमान संकेतों को पहचान लिया, जिससे यूक्रेनी कमांडरों को खतरे का स्पष्ट पता चल गया। फीनिक्स कोई साधारण ड्रोन नहीं था। लाइव वीडियो और सटीक निर्देशांक भेजने की इसकी क्षमता ने युद्ध के मैदान को एक खुली किताब में बदल दिया, जिससे रूसियों की हर चाल का पता चल गया। फीनिक्स से मिली जानकारी जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना तक तेजी से पहुंची। ऑपरेटर्स ने दुश्मन को पारंपरिक सोपानक पैटर्न में आगे बढ़ते देखा, जिसमें टैंक आगे थे और पैदल सेना उसके पीछे पीछे चल रही थी। कुछ ही सेकंड में उन्होंने प्रमुख लक्ष्यों को चिह्नित कर लिया और आसपास खड़ी तोपखाने इकाइयों को वास्तविक समय का डेटा भेज दिया।
इस गति और स्पष्टता ने यूक्रेन को एक ऐसी बढ़त दी जिसका मुकाबला रूस नहीं कर सका। पिछली लड़ाइयों में देरी के विपरीत, जहां स्पॉटर्स या उपग्रहों के कारण निर्णय लेने में देरी होती थी, फिनिक्स ने पता लगाने से लेकर कार्रवाई तक का सीधा रास्ता बनाया। जवाब में यूक्रेन ने अपनी M109 A6 पैलाडिन हॉवित्जर तोपें उतारी, जो अपनी गति और लचीलेपन के लिए जानी जाने वाली मजबूत तोपखाना प्रणालियां हैं। ड्रेसबा के ठीक बाहर तैनात ये इकाइयां हमले के लिए तैयार थीं। चालक दल तुरंत ड्रोन के निर्देशांक प्राप्त कर लेते थे, अपनी तोपों को समायोजित करते थे और गोले ठीक से लॉड करते थे। पैलाडिन विशेष गोला बारूद के साथ 24 या 30 किलोमीटर की दूरी तक 155 मिलीमीटर के गोले दाग सकता था। लेकिन इस लड़ाई में बात दूरी की नहीं थी। फिनिक्स ड्रोन की नजरों से निर्देशित सही समय पर लक्ष्य को भेदने की थी। असली सफलता इन प्रणालियों के एक साथ काम करने के तरीके में थी। ड्रोन का लाइव फीड सीधे पैलाडिन के लक्ष्यीकरण कंप्यूटरों से जुड़ा होता है, जो गतिमान लक्ष्यों के लिए सटीक फायरिंग समाधानों की गणना करते हैं। इस टीम वर्क ने यूक्रेन के प्रतिक्रिया समय को 45 सेकंड से भी कम कर दिया, जिससे रूसी सेनाएं लड़खड़ा गईं। जैसे ही गोले बरस रहे थे, टैंक कमांडरों को प्रतिक्रिया देने में कठिनाई हो रही थी। हमले बहुत तेज और गलत थे, जिससे उनकी प्रगति बाधित हुई और वे भ्रमित हो गए। जो एक समन्वित धक्का मुक्की के रूप में शुरू हुआ था, वह छिपने की होड़ में बदल गया। ड्रेसबा की इस लड़ाई ने एक कटु सत्य उजागर कर दिया। रूस की पुरानी रणनीति, बड़ी संख्या और क्रूर बल पर निर्भरता, यूक्रेन की तकनीक और त्वरित सोच के इस्तेमाल से टकरा गई। फिनिक्स ड्रोन और पैलाडिन तोपखाने ने दिखाया कि कैसे सूचना शक्ति पर भारी पड़ सकती है। यूक्रेन ने 1 मिनट से भी कम समय में बाजी पलट दी, जिससे साबित हो गया कि जो पक्ष ज्यादा देखता है और तेजी से काम करता है, वही बढ़त रखता है। यह सिर्फ एक शहर के लिए लड़ाई नहीं थी, यह युद्ध छेड़ने के 2 तरीकों के बीच एक मुकाबला था, और यूक्रेन का नया तरीका जोर पकड़ रहा था। पूर्वी यूक्रेन के ड्रेसबा शहर के पास के मैदानों में एक भीषण संघर्ष यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं की बढ़ती हुई परिष्कृतता को प्रदर्शित करेगा। टैंकों और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों से लैस रूसी सेना ने यूक्रेनी रक्षात्मक रेखाओं पर एक निर्णायक हमला किया। उन्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और उन्नत तोपखाने तकनीकों और अत्याधुनिक हथियारों से संचालित एक सुनियोजित जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। M109 पैलाडिन हॉवित्जर तोपों से लैस यूक्रेनी सेना ने 2 अलग-अलग तरीकों से युद्ध का रुख मोड़ दिया। एक साथ कई राउंड के जबरदस्त प्रहार, MRSI और एक्सकैलिबर निर्देशित गोले की अचूक सटीकता। इस मुठभेड़ ने यह उजागर किया कि कैसे तकनीक और रणनीति आधुनिक युद्ध में संतुलन बदल सकती है। जैसे ही रूसी बख्तरबंद इकाइयां नजर में आईं, उनकी स्थिति का पता यूक्रेन के फिनिक्स टोही ड्रोनों ने तुरंत लगा लिया, जो ऊपर मंडरा रहे थे। इन मानव रहित विमानों ने तोपखाने कमांडरों को सटीक निर्देशांक भेजे, जिन्होंने बिना समय गंवाए जवाब दिया। M109 पैलाडिन के चालक दल ने एक साथ कई राउंड या MRSI का इस्तेमाल करते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इस विधि में एक ही बंदूक से कई गोले तेजी से दागे जाते हैं, प्रत्येक थोड़े अलग रास्ते पर, ताकि वे एक साथ लक्ष्य पर लगें। परिणाम स्वरूप एक अचानक और सघन विस्फोट होता है जो विनाश को अधिकतम करता है। इस मामले में प्रत्येक पैलाडिन ने कुछ सेकंड में 6 गोले दागे। गोले आकाश में चक्कर लगाते हुए निकले। उनकी दिशाएं रूसी स्तंभ पर एक साथ टकराने के लिए सावधानी पूर्वक नियोजित की गई थीं। जब उन्होंने हमला किया तो असर तुरंत और भयंकर था। T-72 टैंक एंड BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, जो एक साथ कड़ी कतार में आगे बढ़ रहे थे, अचानक से चौंक गए। यूक्रेनी रिपोर्टों के अनुसार इस गोलाबारी ने अकेले ही 3 बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर दिया और उनके पतवार एक साथ हुए विस्फोटों से टुकड़े टुकड़े हो गए। 2 अतिरिक्त इकाइयों को भारी क्षति हुई। टूटी हुई पटरियां और जलते हुए इंजन के कारण उनके चालक दल को उन्हें छोड़ना पड़ा। MRSI को दुश्मन को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका न देने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक तोपखाने के विपरीत, जहां गोले समय के साथ गिरते हैं, यह तकनीक एक ही क्षण में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। एक दूसरे पर पड़ने वाले आघात तरंगों ने बचे हुए लोगों को भ्रमित और अशक्त कर दिया, जबकि वाहनों के नष्ट होने से कमान श्रृंखला बाधित हो गई। ड्रेसबा के पास रूसी अग्रिम मोर्चे लड़खड़ा गए, क्योंकि प्रमुख संसाधनों के अचानक नुकसान ने उनकी इकाइयों को अस्त व्यस्त कर दिया। बचे हुए दल हिचकिचा रहे थे, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि क्या एक और बमबारी आसन्न है, जिससे यूक्रेनी सेना को अपना फायदा उठाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिल गया। इस हमले की सफलता काफी हद तक पैलाडिन्स और फिनिक्स ड्रोन के बीच समन्वय पर निर्भर थी। ये छोटे फुर्तीले विमान युद्ध क्षेत्र का वास्तविक दृश्य प्रदान करते थे, जिससे तोपखाने के दस्ते अपने लक्ष्य को सटीक रूप से समायोजित कर पाते थे। पुराने उपकरणों और आधुनिक तकनीक के इस सम्मिश्रण ने 1960 के दशक में पहली बार विकसित की गई M109 प्रणाली को एक दुर्जेय हथियार में बदल दिया। यूक्रेन की पश्चिमी देशों द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की क्षमता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई, जिससे यह साबित हुआ कि नवाचार सबसे परिचित हार्डवेयर में भी नई जान फूंक सकता है।
एमआरएसआई बमबारी ने सिर्फ शारीरिक क्षति ही नहीं पहुंचाई, इसने रूसी कमांडरों को संकेत दिया कि बेहतर समय और मारक क्षमता उनकी संख्यात्मक शक्ति का मुकाबला कर सकती है। कुछ ही मिनटों में यूक्रेनी तोपखाने ने हमले की एकजुटता को ध्वस्त कर दिया, जिससे रूसियों को अपने रुख पर पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। इस शुरुआती हमले ने युद्ध के अगले चरण के लिए मंच तैयार कर दिया, क्योंकि खतरे का स्वरूप बदलने लगा था। अपने बख्तरबंद भाले के कुंद होने के साथ रूसी सेना ने जल्दी से खुद को ढाल लिया। पैदल सेना की इकाइयां, जो पहले टैंकों और बीएमपी से सुरक्षित थीं, उतरकर यूक्रेनी खाइयों की ओर बढ़ने लगीं। उनका उद्देश्य उस खाई को पाटना था जहां तोपखाने कम प्रभावी होते और रक्षकों से सीधा मुकाबला करना था। यूक्रेनी कमांडरों ने खतरे को भांप लिया और रणनीति बदलने का आदेश दिया। अभी भी सुरक्षित रूप से तैनात पलाडिन्स ने मानक राउंडों की बजाय M982 एक्सकैलिबर का इस्तेमाल किया, जो सटीकता के लिए प्रसिद्ध एक निर्देशित गोला बारूद है। अमेरिकी कंपनी रेथियन द्वारा विकसित एक्सकैलिबर गोला बारूद उड़ान के बीच में अपना रास्ता बदलने के लिए GPS तकनीक का इस्तेमाल करता है। इससे यह हवा या बदलते भूभाग जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इच्छित बिंदु से 1 मीटर के भीतर लक्ष्य को भेद सकता है। हालांकि यह महंगा है, लेकिन इसकी सटीकता इसे उन परिस्थितियों के लिए आदर्श बनाती है जहां मित्र सेनाएं आसपास हों या जब किसी विशिष्ट खतरे को बिना देर किए बेअसर करना आवश्यक हो। जैसे जैसे रूसी सैनिक आगे बढ़े, पलाडिन्स ने दुश्मन के हर कदम पर नजर रखने वाले अपडेटेड ड्रोन फीड्स के मार्गदर्शन में ये राउंड दागने शुरू कर दिए। एक्सकैलिबर में बदलाव ने पहले के एमआरएसआई हमलों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इस चरण में सटीकता और नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि पिछली बमबारी में अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया गया था। प्रत्येक गोला एक विशिष्ट लक्ष्य पर लक्षित था, चाहे वह पैदल सेना का समूह हो, दस्ते का नेता हो या कोई बचा हुआ हल्का वाहन हो। यूक्रेनी पर्यवेक्षकों ने बताया कि एक एक्सकैलिबर गोले ने एक पीएमपी को नष्ट कर दिया, जो आगे बढ़ रहे सैनिकों को कवर प्रदान कर रहा था, जिससे उनकी प्रगति तुरंत रुक गई। एक और बम ने सैनिकों के एक समूह पर इतनी सटीकता से हमला किया कि बचे हुए सैनिक भ्रम में बिखर गए और अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ हो गए। इस अनुकूलनशीलता ने यूक्रेन की सामरिक लचीलेपन को दर्शाया। निर्देशित हथियारों पर स्विच करके उन्होंने व्यापक अंधाधुंध गोलीबारी की आवश्यकता से बचा लिया, जिससे उनकी सीमाओं को खतरा हो सकता था। इसके बजाय उन्होंने गोला बारूद बचाकर रखा और सिर्फ वहीं हमला किया जहां सबसे ज्यादा जरूरत थी। पैलाडिन के दस्तों ने युद्ध क्षेत्र की बदलती जरूरतों के हिसाब से अपनी प्रणालियों को तुरंत पुनर्संयोजित करके अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन के करीब आने पर भी उनकी रक्षा प्रभावी रही। एक्सकैलिबर के इस्तेमाल ने यूक्रेन की सैन्य रणनीति में एक व्यापक प्रवृत्ति को भी उजागर किया। रूस की बड़ी संख्या को संतुलित करने के लिए सटीकता पर निर्भरता। यह दृष्टिकोण पहले के अभियानों की याद दिलाता है, जैसे काला सागर में रूसी ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने के लिए सी बेबी ड्रोन का इस्तेमाल। दोनों ही मामलों में लंबी गोलीबारी में उलझने के बजाय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णायक हमला करने पर जोर दिया गया था। ड्रेस्डा में इस दर्शन ने यूक्रेनी सेनाओं को अपने संसाधनों को खर्च किए बिना अपनी रक्षात्मक बढ़त बनाए रखने में मदद की। जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, एक्सकैलिबर के गोले अपनी उपयोगिता साबित करने लगे। 1 मीटर से भी कम की सटीकता के साथ उन्होंने गतिमान लक्ष्यों पर विनाशकारी परिणाम दिए। बाद में ड्रोन फुटेज से नुकसान का स्तर पता चला। 2 और T-72 टैंक नष्ट हो गए, उनके बुर्ज सीधे हमलों से उड़ गए। 3 और बीएमपी नष्ट हो गए, जिनका मलबा यूक्रेनी खाइयों तक पहुंचने वाले रास्ते पर बिखरा पड़ा था। इन हमलों की सटीकता ने संपार्श्विक क्षति को न्यूनतम रखा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पलाडिन बिना किसी हिचकिचाहट के मित्रवत ठिकानों के पास काम कर सकें। एक्सकैलिबर की प्रभावशीलता इसकी उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली के कारण थी, जिसने इसे वास्तविक समय की युद्ध स्थितियों के अनुकूल होने में सक्षम बनाया। सामरिक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के आंकड़ों से पता चलता है कि यह गोला बारूद 40 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेद सकता है, जिससे यह आक्रामक और रक्षात्मक अभियानों के लिए एक बहुमुखी उपकरण बन जाता है। ड्रेस्डा में वाहनों या पैदल सेना के जमावड़े जैसे विशिष्ट खतरों को खत्म करने की इसकी क्षमता ने रूसी सेनाओं को फिर से संगठित होने या लगातार आगे बढ़ने से रोका। इस चरण की लड़ाई ने सटीक युद्ध में यूक्रेन के बढ़ते प्रभुत्व को रेखांकित किया। तुलनात्मक रूप से संघर्ष के पहले नेवा रडार प्रणाली जैसे रूसी सुरक्षा बलों को कम लागत वाले FPV ड्रोनों द्वारा समान सटीकता के साथ नष्ट कर दिया गया था। यह समानता अद्भुत है, चाहे तोपखाने का इस्तेमाल हो या मानव रहित प्रणालियों का। यूक्रेन ने घातक सटीकता से हमला करने और बड़े और बेहतर सुसज्जित दुश्मनों को ध्वस्त करने की अपनी क्षमता को निखारा है। ड्रेस्डा में इस क्षमता ने एक संभावित सफलता को रूस के लिए एक महंगी वापसी में बदल दिया। रूसी सैनिकों पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा था। एक ऐसे दुश्मन का सामना करते हुए जो उन्हें लगभग पूरी सटीकता से निशाना बना सकता था, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया।
अतिरिक्त वाहनों और कर्मियों की हानि और ऊपर और दूर से लगातार दबाव ने उनकी गति को कम कर दिया। यूक्रेनी सेना ने इस अव्यवस्था का फायदा उठाया, अपनी जमीन पर डटे रहे और रूसियों को आगे बढ़ने से रोकने पर मजबूर कर दिया। जब लड़ाई थम गई तो युद्ध क्षेत्र ने सटीकता की विशालता पर विजय की कहानी सुनाई। यूक्रेनी अनुमानों के अनुसार कम से कम 5 बीएमपी और 3 T-72 नष्ट हो गए और कई अन्य वाहन निष्क्रिय या परित्यक्त हो गए। ड्रोनों द्वारा निर्देशित और MRI और एक्सकैलिबर से लैस पलाडिन्स ने रूसी हमले को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। यह क्रूर बल की नहीं बल्कि रणनीति, तकनीक और क्रियान्वयन की जीत थी। ड्रेसडा की लड़ाई ने दर्शाया कि कैसे यूक्रेन ने प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसर में बदल दिया है। उन्नत तोपखाने तकनीकों में महारत हासिल करके और उन्हें वास्तविक समय की खुफिया जानकारी के साथ एकीकृत करके उन्होंने युद्ध का एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो दक्षता और प्रभाव को प्राथमिकता देता है। यह मुठभेड़ रूस के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी कि केवल संख्या बल ही एक दृढ़ निश्चयी और सुसज्जित दुश्मन के खिलाफ सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। जैसे जैसे युद्ध जारी रहेगा, ड्रेसडा के सबक उसके क्षेत्रों से कहीं आगे तक गूंजेंगे और इस क्षेत्र और उसके बाहर संघर्ष के भविष्य को आकार देंगे। ड्रेसडा के पास लड़ाई तब और बढ़ गई जब रूसी सेना सटीक तोपखाने की गोलाबारी में अपनी बख्तरबंद इकाइयां खो बैठी और पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने पैदल सेना को आगे बढ़ने के लिए तैनात किया, जिसका उद्देश्य विशाल संख्या में यूक्रेनी सुरक्षा को भेदना था। ये सैनिक खुले मैदानों और जंगली इलाकों से पैदल आगे बढ़े, इस उम्मीद में कि वे यूक्रेनी सीमाओं को पाटकर उनसे आगे निकल जाएंगे। जवाब में यूक्रेन की M109 पैलाडिन हॉवित्जर तोपों ने तुरंत अनुकूलन किया और एक शक्तिशाली हथियार M4A3A1 क्लस्टर गोला बारूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। यह लड़ाई में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिसने यूक्रेन की रणनीति बदलने और अपनी जमीन पर डटे रहने की क्षमता को दर्शाया। जैसे ही रूसी पैदल सेना करीब आई, यूक्रेनी कमांडरों ने पैलाडिन तोपों को M483A1 गोले दागने का आदेश दिया। इनमें से प्रत्येक 56 मिमी राउंड में 88 छोटे बम होते हैं, जिन्हें दोहरे उद्देश्य वाले उन्नत पारंपरिक गोला बारूद के रूप में जाना जाता है। जब गोला हवा में फटता है तो ये बम फैल जाते हैं और एक बड़े क्षेत्र को घातक टुकड़ों से ढक देते हैं, जो सैनिकों और हल्के वाहनों दोनों को समान रूप से नष्ट कर सकते हैं। यह डिजाइन M4A3A1 को खुले मैदान में पैदल सेना की बढ़त को रोकने के लिए एकदम सही बनाता है, जहां सैनिकों के पास टैंकों या भारी सुरक्षा का अभाव होता है। युद्ध के मैदान पर इसका असर जबरदस्त था। जैसे ही बम बरसने लगे, रूसी सैनिकों को विस्फोटों की बौछार का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी टुकड़ियों को तहस नहस कर दिया। पूरे के पूरे समूह या तो नष्ट हो गए या रुकने को मजबूर हो गए और बिना और ज्यादा नुकसान उठाए आगे नहीं बढ़ पाए। बमों के व्यापक इस्तेमाल से कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा, जिससे खेत मौत के जाल में बदल गए। यह रणनीति यूक्रेन की काला सागर में सी बेबी ड्रोन के साथ पहले की सफलता की याद दिलाती है, जहां दुश्मन के अभियानों को बाधित करने के लिए बड़े इलाकों को निशाना बनाया गया था। दोनों ही मामलों में लक्ष्य एक ही था, दुश्मन का आगे बढ़ना असंभव बनाना। हालांकि क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई है। इन हथियारों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि कुछ बम फट नहीं पाते और बाद में नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ड्रेसबा में यूक्रेन ने इनका इस्तेमाल एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र में किया, जहां कोई नागरिक मौजूद नहीं था और केवल सैन्य बलों को निशाना बनाया गया। फिर भी इस चुनाव ने युद्ध की मांगों को स्पष्ट कर दिया। तत्काल परिणाम स्पष्ट था। रूसी सेना की अग्रिम पंक्ति रुक गई क्योंकि उनकी पैदल सेना को भारी क्षति हुई और उसकी गति कम हो गई। पैलाडिन की ताकत अलग अलग तरह के गोला बारूद के बीच आसानी से स्विच करने की इसकी क्षमता में निहित थी। पहले इसने रूसी कवच को चकनाचूर करने के लिए मानक उच्च विस्फोटक गोले दागे थे, फिर सटीक हमलों के लिए एक्सकैलिबर गोले का इस्तेमाल किया था। अब क्लस्टर गोला बारूद के साथ इसने पैदल सेना के खतरों का सामना किया। इस बहुमुखी प्रतिभा के कारण यूक्रेन बिना किसी देरी या अतिरिक्त संसाधनों के बदलते खतरों का सामना कर सकता है। सैन्य कर्मियों ने अपने अग्नि नियंत्रण प्रणालियों को समायोजित किया, नए राउंड लॉड किए और दबाव बनाए रखा। ये सब कुछ मिनटों में। यह लचीलापन एक तकनीकी चमत्कार और एक रणनीतिक जीत थी। पैलाडिन के डिजिटल सिस्टम और ऑनबोर्ड कंप्यूटरों ने बदलावों को आसानी से संभाला, लेकिन असली बढ़त चालक दल के प्रशिक्षण से मिली। उन्होंने गोलीबारी के बीच में भी तुरंत फैसले लिए, ठीक वैसे ही जैसे ड्रोन ऑपरेटर मिशन के बीच में ही खुद को ढाल लेते हैं। यूक्रेन ने हर खतरे के लिए सही गोला बारूद चुनकर अपनी सीमित आपूर्ति को और बढ़ाया। एक टैंक या एक फैली हुई पैदल सेना इकाई। एक लंबे युद्ध में जहां हर गोला मायने रखता है, यह दक्षता बेहद जरूरी थी। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब रूस ने काउंटर बैटरी रडार सिस्टम सक्रिय कर दिए। ये उपकरण तोपखाने के गोले की उड़ान पर नजर रखते थे और उनके स्रोत का पता लगाते थे, जिससे पैलाडिन्स पर जवाबी हमले का खतरा मंडराता रहता था। एक बार पता चलने पर यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी गोले या यहां तक कि हवाई हमले भी पल भर में हो सकते थे।
यह खतरा पहले की लड़ाइयों में सी-बेबी ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए नेवा रडार जैसी प्रणालियों पर रूस की निर्भरता को दर्शाता है, जिससे जवाबी कार्रवाई के लिए तकनीक पर उनकी निर्भरता का पता चलता है। यूक्रेनी कमांडरों ने तुरंत कार्रवाई की। गोलीबारी के बाद पैलाडिन दस्तों को तुरंत आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। उन्होंने अपना सामान समेटा और रूस के निशानेबाजी प्रयासों से आगे रहते हुए नए ठिकानों की ओर रवाना हो गए। यह त्वरित वापसी बेहद जरूरी थी। एक बैटरी के अपनी जगह छोड़ने के सिर्फ 94 सेकंड बाद रूसी गोले खाली जगह पर गिरे। जमीन पर गड्ढे पड़ गए, लेकिन यूक्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह बाल बाल बच जाना साबित करता है कि जीवित रहने के लिए गतिशीलता कितनी जरूरी है। समुद्र में सी-बेबी ड्रोनों की तरह पैलाडिन्स भी बिना रुके जिंदा रहे। जब ड्रेसबा के पास संघर्ष समाप्त हुआ तो यूक्रेन की सफलता निर्विवाद थी। 3 T-72 टैंक और 5 BMP वाहन नष्ट हो गए। उनके मलबे की पुष्टि ड्रोन फुटेज से हुई। पैलाडिन्स ने केवल 22 मानक राउंड, 8 एक्सकैलिबर गोले और 4 क्लस्टर गोला बारूद का इस्तेमाल किया था, जो इतने नुकसान के लिए एक छोटी सी कीमत थी। लगातार हमलों से घबराकर कई रूसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कमान वाहन खोने के बाद उनकी टुकड़ियां क्षतिग्रस्त और नेतृत्व विहीन होकर अब और नहीं लड़ सकती थीं। यह पतन काला सागर में बोइको टावर्स के पतन जैसा था, जहां सटीक और अजेय हमलों के आगे रूसियों का मनोबल टूट गया था। यह जीत यूक्रेन की गति, सटीकता और अनुकूलनशीलता के कारण हुई। विभिन्न रणनीतियों, क्लस्टर बमों से क्षेत्र को अवरुद्ध करने, एक्सकैलिबर से सटीक हमले और जवाबी गोलीबारी से बचने के लिए तेज गति के संयोजन से उन्होंने युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ दिया। इस लड़ाई ने एक अहम सच्चाई उजागर की। आजकल के युद्धों में जीत का मतलब ज्यादा हथियार होना नहीं, बल्कि दुश्मन से ज्यादा चालाकी और तेजी से उनका इस्तेमाल करना है। ड्रेसबा की लड़ाई यूक्रेन की सामरिक बढ़त को दर्शाती है, जो ड्रोन आर्टिलरी एकीकरण और M109 पैलाडिन्स की बहुमुखी प्रतिभा से प्रेरित है। भविष्य में यूक्रेन ड्रेसबा और बोइको टावर्स में मिली सफलताओं से प्रेरित होकर अपनी ड्रोन आर्टिलरी प्रणालियों को उन्नत करने के लिए तैयार है। साथ ही रूस बेहतर रडार और ड्रोन रोधी सुरक्षा के साथ इसका मुकाबला कर सकता है। भू राजनीतिक रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ से यूक्रेन को समर्थन में वृद्धि संभव है, हालांकि यह नीतिगत बदलावों पर निर्भर करता है। बिना किसी बड़े बदलाव के युद्ध 2026 तक खिंच सकता है। अंततः ड्रेसबा यह साबित करता है कि कैसे आधुनिक तकनीक युद्ध को नए सिरे से परिभाषित कर रही है और संघर्ष के भविष्य की एक झलक पेश कर रही है। और यहीं पर नेवी सीक्रेट आपके साथ साझा करने के लिए अपनी बात समाप्त करता है, जो आपको सैन्य रणनीतिकारों और राजनीतिक शोधकर्ताओं के विशेषज्ञ विश्लेषण द्वारा समर्थित सबसे प्रामाणिक अद्यतन जानकारी प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और भी बेहतर, उच्च गुणवत्ता और गहन सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। तब आप देखना